हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। ये आपका पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान, इन तीनों विषयों का मिला के छठवां पेपर है। इसमें आपके तीनों जो भी टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में या शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में कहाँ पर पाई जाती है? अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या जलकण, इनमें से क्या कहा जाता है? तो ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? 21%, 25%, 58% या 78%? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? जापान ने, चीन ने, ऑस्ट्रेलिया ने या इजिप्ट ने? फिर छठवां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 में चेन्नई में, 2003 में केरल में, 2003 में बेंगलुरु में या 2003 में हैदराबाद में? कहाँ पर स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, भाषा के आधार पर या निर्धनता के आधार पर? फिर नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, रोजगार में वृद्धि करना, राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि करना या लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना? इनमें से उसका उद्देश्य क्या है पंचायती राज का? फिर नौवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित नहीं है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, शिक्षा नीति या गरीबी उन्मूलन? इनमें से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित नहीं है? फिर 10वां है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित कहाँ किया गया? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में? इनमें से कहाँ पर स्थापित किया गया प्रथम बायोटेक पार्क? 11वां क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर मिलता है? किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा या मिजोरम? किस जगह पे मिलता है ये आपको बताना है। फिर अगले क्वेश्चन पे अगर बात की जाए तो 12वां क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? बाढ़ एवं अकाल, वनोन्मूलन, वर्षा की परिवर्तनीयता, मरुस्थलीकरण? तो कारण तो लगभग ये सारे ही हैं, लेकिन इनमें से कौन सा प्रमुख कारण है वो आपको बताना है। 13 नंबर है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? इनमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण अध्ययन कब प्रतिस्थापित किया गया था? 1968, 1970, 1988 या 1993? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिर अब हम लोग बात करेंगे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस की। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? इसमें एक्चुअली सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चंस हैं और आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चंस भी शामिल हैं और सामाजिक विषय के भी। पर्यावरण के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अब इसमें तीन टॉपिक्स इंक्लूड हैं। तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था ये आपको बताना है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? हुमायूंनामा किसकी कृति है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था? अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि, यहाँ पर सरदार कर लीजिए, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है?
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है, ये आपको बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? वायुमंडल की गैसों में कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल हैं? फेरल का नियम किससे संबंधित है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ये फिर अगला क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील आपको बतानी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है। फिर अगर आगे आगे बात की जाए तो स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है, ये आपको बताना है। ये स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है। ये क्वेश्चंस थे, आप अपने क्वेश्चंस काउंट करके गिनिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। काउंट करके आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1993 में। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 1993 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन था, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इस परिक्षेत्र में पौधों एवं वनस्पतियों जो भी है जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। इस परिक्षेत्र में पौधे और जीव जंतुओं की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अपना 10 डिग्री सेल्सियस, जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री हो गई, यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये जो बीच का पूरा एरिया है, इस बीच में आपकी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्योंकि यहाँ का जो तापमान भी अधिक होता है और बारिश भी अधिक होती है, जो जीव जंतुओं और पौधों के उत्पन्न होने या पैदा होने के सबसे अनुकूलतम दशाएं होती हैं। जहाँ पर तापमान अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बारिश भी सबसे अधिक होगी। और जो कीट पतंगे या पेड़ पौधे होते हैं, उनको तापमान और बारिश जहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, उनका जन्म भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अनुकूलतम बायोम कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चतुर्दिक विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? तो मात्रा होती है 78%। व्याख्या, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.038, आर्गन 0.93% होती है। वैसे तो जो इसकी अगर एग्जैक्ट मात्रा कही जाए तो 78.08 के आसपास होती है। तो ये ध्यान में रखना, वैसे 78% ही लगभग में लिया जाता है। तो यही आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि अब इसने बंद कर दिया है। इनका टारगेट था 17 से 24 वर्ष के युवाओं को इसमें नियुक्त करने का, लेकिन बाद में फिर ये 30 जून 2018 को कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 में, चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई में की गई थी। इस प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करना था। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो जैव विविधता अधिनियम है 2002 का, इसके प्रावधानों को कार्यान्वित करना था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? आप लोगों को याद होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। और अगर जैव विविधता अधिनियम की बात की जाए तो जैव विविधता अधिनियम आया था आपका 2002 में।
ठीक है। एक ऐसे ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो 1972 में है, और वन संरक्षण अधिनियम की बात की जाएगी तो वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में है। इतने आपको याद होने चाहिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो ये जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। लोकसभा के निर्वाचन में एकरूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है, विभिन्न राज्यों में और एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। तो मेन आपका आंसर यही है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। फिर नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, रोजगार में वृद्धि करना, राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि करना, या इसका जो सही आंसर है, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। ध्यातव्य है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। अब इसमें जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन के बारे में, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय ये प्रभावी हुआ था। ये संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त मिली थी। 20 अप्रैल 1993 को संसद से 1992 में ही पारित हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको मिली थी 20 अप्रैल 1993। और इसके बाद ये 24 अप्रैल 1993 से यह अधिनियम लागू हुआ। कब से लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से। तो ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, और इसी वजह से 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। 24 अप्रैल को अगर पूछा जाए कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस ये 24 अप्रैल को इसी वजह से मनाया जाता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन इस दिन से लागू हुआ था। अब इसके बाद जो इसमें भाग 9 जोड़ा गया था, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 जोड़ा गया था संविधान में, और इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ा तक 243 से लेकर 243 अगर हिंदी में बोलें तो अड़ा, और अगर अंग्रेजी में बोलें तो ओ तक इसमें कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए थे। ठीक है, तो खैर उतना ज़्यादा आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा एक और काम किया गया था, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। इसी 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके तहत कुल 29 विषयों की सूची की व्यवस्था उस समय की गई थी। तो 11वीं अनुसूची में उस समय 29 विषयों की व्यवस्था की गई थी, और इससे ज़्यादा डिटेल आपको जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे विषय हैं 11वीं अनुसूची में, जैसे कृषि है, भूमि विकास है, लघु सिंचाई है, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़कें, पुल, ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार मेले, स्वास्थ्य स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण
और दुर्बल वर्गों अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी इसी में है, और सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। तो ये सारे उसके विषय थे, है ना। और 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये भी उसी समय 1992 में ही आया था, लेकिन ये लागू हुआ था 1 जून 1993 से। कब से लागू हुआ था 74वां संशोधन? 1 जून 1993 से ये भी लागू हुआ था। वो पहले वाला 73वां 24 अप्रैल से, और ये 1 जून 1993 से। इसके तहत संविधान में फिर भाग 9 का जोड़ा गया था, और उसके अंतर्गत उसी के आगे आर्टिकल्स जोड़े गए थे। हिंदी में अगर बात की जाए तो 243 ता से लेकर 243 या छा तक, और अंग्रेजी में बात की जाए तो 243 पी ओ तक वहाँ हो गया था, पी से लेकर 243 जेड जी तक इसमें जोड़ा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल्स जोड़े गए थे। तो ये था 74वां संविधान संशोधन। 243 क्यू है। 243 क्यू में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों के बारे में बताया गया है। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद, और तीसरा है नगर निगम। कौन कौन से हैं? पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद, और तीसरा कौन सा बताया है? नगर निगम। तो ये 3 स्तरों के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? 243 क्यू। और अगर हिंदी में बात की जाए तो 243 था इसको बोला जाता है। तो इतना डिटेल काफ़ी है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में। 74वां जो संविधान संशोधन था, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें उस समय 18 विषयों को शामिल किया गया था। 18 विषय इसमें शामिल किए गए थे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग जान चुके हैं। तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो गरीबी उन्मूलन संबंधित नहीं है। कैसे? पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्ष रूप से वन नीति एवं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 संबंधित है। तो वन नीति तो सीधे सीधे संबंधित है, इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भी संबंधित है। जबकि शिक्षा नीति में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है, किंतु विकल्प डी गरीबी उन्मूलन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित नहीं है। 10वां है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया कहाँ पे? तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है। लखनऊ में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि, बागवानी एवं ऊर्जा के क्षेत्रों में ध्यान दिया जाना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर मिलता है? तो प्रतिशत पूछा गया है मिजोरम में। अभी हाल ही में ISFR 2019 से संबंधित रिपोर्ट आई है। तो इसमें आप जान लीजिए देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,07,276 किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह है 24.56%। तो आप परसेंटेज याद रखना, 24.56%, 24.56%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र की, इसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों शामिल हैं। अगर केवल वनावरण की बात की जाए तो 21.67% है, और केवल वृक्षावरण की बात की जाए तो 2.89% है। जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 24.56%। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है? तो 0.56% की। और अगर वृक्षावरण में आपसे वृद्धि पूछी जाएगी तो 1.29% की वृद्धि। वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि अगर पूछी जाए तो 0.65% की कुल वृद्धि हुई है। खैर इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ें हैं कि ये आपको 3 पॉइंट आप पता होने चाहिए ऊपर के। फिर
वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। शीर्ष वृद्धि वाले राज्य, क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, पहले नंबर पे कर्नाटक है, 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है 990 वर्ग किलोमीटर की। फिर थर्ड नंबर पे केरल है, यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। और चौथे नंबर पे फिर जम्मू कश्मीर आता है। फिर पाँचवें नंबर पे है हिमाचल प्रदेश। तो ऊपर के आप 3 याद रखना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वनों की स्थिति से संबंधित राज्यवार आंकड़े, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो मिजोरम में है, 85.41%। फिर दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे है मेघालय और चौथे नंबर पे है मणिपुर। तो मेघालय और मणिपुर में बहुत करीबी मामला है, मेघालय पहले है और मणिपुर बाद में है। और नागालैंड भी काफ़ी करीबी है, नागालैंड 5वें नंबर पे है और बहुत करीब है। हो सकता है आने वाले समय में ये एक दूसरे को पिछाड़ भी दें, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। फिर अगर हम बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, तो ये तो हो गया परसेंटेज कि किस राज्य में कितने % वन है। ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए एरिया वाइज कि कितने क्षेत्र पर फैले हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, इतने एरिया में फैले हुए हैं। फिर दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में इतने एरिया में है। फिर छत्तीसगढ़ में इतने एरिया में फैले हुए हैं और चौथे नंबर पे है उड़ीसा। तो परसेंटेज की बात की जाएगी तो टॉप पे मिजोरम है, फिर दूसरे नंबर पे अरुणाचल है, तीसरे नंबर पे मेघालय है, चौथे नंबर पे मणिपुर है और पाँचवें नंबर पे नागालैंड है। जबकि अगर क्षेत्र की बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश टॉप पे है, अरुणाचल दोनों में दूसरे नंबर पे है, यहाँ भी सेकंड नंबर पे है और यहाँ भी सेकंड नंबर पे है। यहाँ तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र। तो ये था पूरा डिटेल, इसको याद रखना, हो सकता है इससे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेटेस्ट रिपोर्ट है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? वनोन्मूलन इसका प्रमुख कारण है। ठीक है। और सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो रंगहीन और अति विषैली गैस है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण अध्ययन कब प्रतिस्थापित किया गया? तो ये 1968 में प्रतिस्थापित किया गया था। उसके बाद 75 में भी एक स्कीम आई थी, 10 वर्षीय विद्यालय के पाठचर्या एक रूपरेखा नामक शीर्षक के अंतर्गत एक स्कीम आई थी। लेकिन हम लोगों को उससे मतलब नहीं, हम लोगों को केवल इतना ध्यान देना है कि पर्यावरण अध्ययन कब प्रतिस्थापित किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो 1968 में। अब फैक्चुअल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। अंतिम और सम्राट था बृहद्रथ। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था? तो ये थे विंस्टन चर्चिल। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो 6 महीने बाद उसको मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाता है। अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। वायुमंडल की गैसों में कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। जो आपका अफ्रीका का एरिया कुछ इस तरह से है, तो ये सींग की तरह, इसलिए इसको हॉर्न कहा जाता है। अंग्रेजी में हॉर्न का मतलब होता है सींग। यहाँ पे 3 देश स्थित हैं इस जगह पे।
अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ थोड़ी देर में। फेरल का नियम संबंधित है, वायु संचार से वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा। अब हम लोग देखते हैं विश्व की सबसे गहरी झील, तो ये है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये बैकाल झील है। ये आप देख सकते हैं, ये लंबी चौड़ी झील जो आपको दिख रही है लेक बैकाल है, और ये ओल्खोन आइलैंड इसके बीच में है। ओल्खोन आइलैंड इसके बीच में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बॉर्डर है, जो इस जगह पे मंगोलिया है और ये रशिया है। तो ये आपका पॉलिटिकल मैप है, ये आपका फिजिकल मैप हो गया। ये आपकी बैकाल लेक है, तो कहाँ पे है, ये रूस में है, इसके इस साइड में मंगोलिया है। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी सुएज नहर है, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे जुड़ती है। तो इधर लाल सागर है और ये मेडिटेरेनियन का मतलब है भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है। अब इसको यहाँ पे इसी समय देख लेते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये जो आपका अफ्रीका का क्षेत्र है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें ये एक देख सकते हैं ये जिबूती है, डी से शुरू होता है लेकिन इसको जिबूती पढ़ा जाता है, और ये इथियोपिया है और ये सोमालिया है। तो सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ठीक है। इरिट्रिया को भी कहीं कहीं पे शामिल कर दिया जाता है, लेकिन मेनली आपके ये तीन हैं देश। ये अडन की खाड़ी है और ये लाल सागर है। और यहाँ पे बताने लायक कुछ भी नहीं है, इतना काफ़ी है। ये युगांडा है और ये केन्या है, ये भी जान लीजिए। अभी यहाँ पर काफ़ी विवाद चल रहा है वर्तमान में, करंट अफेयर्स में। अगर पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा उससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है। ये युगांडा है और युगांडा, ये यहाँ पे तंजानिया है ये, और ये केन्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तीन देश हैं यहाँ पर। ये आपका तंजानिया वाला एरिया है, ये युगांडा वाला एरिया है और ये केन्या वाला एरिया है। इन तीनों शहरों से सीमा लगाती है ये आपकी एक झील। और ये कौन सी झील है, तो ये विक्टोरिया झील है, इम्पॉर्टेंट झील है। किसके किसके किन किन देशों के बीच में है, युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में है आपकी लेक विक्टोरिया। फिर एक इम्पॉर्टेंट जल संधि है बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जल संधि है, ये जोड़ती है अमेरिका को रशिया से। अगर हम महाद्वीपों की बात करी जाए तो ये वाला जो इसका रूस का पोर्शन है ये एशिया में आता है, और ये आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये आपका उत्तरी अमेरिका को एशिया से ये जोड़ती है बेरिंग जल संधि। यहाँ पे देख सकते हैं ये बेरिंग जल संधि है आपकी, ठीक है। और इसमें ये चुक्ची सागर है, ये आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन को बेरिंग सागर या इधर कह सकते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन यानी उत्तरी प्रशांत महासागर से भी ये जोड़ती है। ये यहाँ से इसको जोड़ती है, ठीक है। तो जोड़ने की बात करें तो उत्तरी प्रशांत महासागर को आर्कटिक सागर महासागर से जोड़ती है, और अलग किसको किसको करती है, तो अलग करती है उत्तरी अमेरिका और एशिया को। किसके किसके बीच में है, उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में। अब बारी है आप लोगों के कमेंट्स की। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है। मुकेश जी फिर से बहुत मेहनत किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आपके लिए लिखे हैं, तो जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूँ। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र और शाम का तारा भी शुक्र। तो भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों शुक्र को बोला जाता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति, ये पहले की न्यूज़ है, लेकिन अभी
शनि के कुछ उपग्रह ढूंढे गए हैं, तो अभी वर्तमान में हमारा जो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। तो अभी हाल ही में ये खोज हुई थी। अभी बृहस्पति के अगर देखा जाए तो 79 के आसपास उपग्रह हैं, लेकिन अगर हम बात करें शनि के उपग्रहों की तो अभी हाल ही में 20 उपग्रह शनि के ढूंढे गए हैं। अब इनकी संख्या हो गई है 82। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अभी जो है गलत हो जाएगा और ये 82 हो जाएंगे इसके उपग्रह। अपडेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है अभी किताबों में यही पुराना वाला डेटा हो। फिर मूल रूप से संविधान 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन एक अधिकार जो है यहाँ पे आपने लिखा भी है, संपत्ति का अधिकार बाद में मूल अधिकारों से हटा दिया गया था। तो हमारे फिर बचे थे 6 मूल अधिकार। इसमें सबसे पहला समानता का अधिकार 14 से आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29-30। और इसके बाद हमारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन से। और इसके बाद ये भाग 12 में अनुच्छेद 300 का यहाँ पे हिंदी में आपने लिखा है, ठीक है, 300 का में इसको जगह दे दी गई है, ठीक है। तो जो अगला 6वां है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6वां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके 6 मूल अधिकार हो गए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, जिनको तैयार करना हो उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। हरवीर सिंह ने भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में लिखा है। ये ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, और ये 16 सितंबर 1987 में की गई थी सिग्नेचर। फिर क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसेस से है, एटमॉस्फेरिक चेंज, जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल की डेट है 16 फरवरी 2005। श्रद्धा का स्कोर है 30, मोहित का स्कोर है 26। क्योटो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है, तो ठीक है। श्वेता पाल का है स्कोर 26, ए कुमार का है 20, रितु सिंह का है 29 और रवि शर्मा का है 30। तो ये थे आज के आपके स्कोर्स। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।